एक रचनाकार ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो आइए आज एक कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं शिवचंद्र दीक्षित और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई? देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई? गुरुमुखी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है? देखिए, टीटी वगैरह की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है। सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अशुद्धता। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में दंत वर्ण नहीं है। दंत वर्ण नहीं है पूछ रहा है। देखिए, ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, यानी ता, था, दा, धा, ना। ये तो तीनों जो लिखे ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में, ये तवर्ग के ही वर्ण हैं। ता, था, दा, धा, ना। तो ये दंत वर्ण है ही नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो टा है ये दंत वर्ण नहीं है, ये है मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 4, लिपिबद्ध शब्द में आधा वर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। लिपिबद्ध, लिपिबद्ध जो शब्द लिखा है इसमें आधा वर्ण कौन सा है? धा आधा इसमें बना है, या दा आधा है, या बा आधा है, या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, ये जो बद्ध लिखा है बा और ऐसे करके लिखा है। नियम ये होता है जो आपको आधा दिखे वह पूरा होता है, और जो पूरा दिखे वह आधा होता है। ऐसे समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बद्ध, ऐसे, ये भी बद्ध है। तो यहाँ पर स्पष्ट है एकदम कि दा आधा है, इसमें दा आधा है, यहाँ भी दा ही आधा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। लिपिबद्ध में दा वर्ण आधा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? पूज्य, ये देखिए कई बार परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। वर्तनी के अनुसार ये क्वेश्चन सेट किया गया है, तो वर्तनी पर ध्यान देना है। पूज्य, पूजनीय, पूजनीय सभी अशुद्ध हैं, सभी शुद्ध हैं। तो इसमें से ये जो पूज्य है ये तो सही ही होता है, और ये पूजनीय ये भी सही है। ये पूजनीय जो है ये सही नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। ये शुद्ध नहीं है, पूजनीय नहीं होता। या तो आप केवल पूज्य लिखिए इस तरीके से, या फिर पूजनीय लिखिए इस तरीके से, लेकिन पूजनीय जो है ये अशुद्ध है, ऐसा नहीं लिखा जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मोहन के पास एक कुत्ता है, रेखांकित में संज्ञा बताओ। संज्ञा पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? रेखांकित, ये अंडरलाइन है कुत्ता शब्द। कुत्ता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? तो देखिए, कुत्ता जो है इसमें संज्ञा है
जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिवाचक वहाँ होती है जहाँ पर किसी नाम से केवल एक ही वस्तु का पता चले। जैसे अगर पशु कहा जाए वो जातिवाचक है, लेकिन ऐरावत कहा जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि ऐरावत एक ही यहाँ थी, ऐरावत। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जब संज्ञा का पूरा प्रकरण हम पढ़ाएंगे तो विधिवत समझिएगा उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अल्प प्राण के लिए सही विकल्प चुनिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। देखिएगा, सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अल्प प्राण की केवल हम बात कर रहे हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण 135 या रा ला वा, बस इतना आपको याद करना है। अल्प प्राण 135 यारा लावा, अल्प प्राण 135 यारा लावा, इसको आप पहाड़े की तरह रट लीजिए, बस अल्प प्राण की पूरी समस्या खत्म हो गई। अब मतलब समझिएगा इसका, 135 का मतलब है जो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उसमें से पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और फिर 5वां वर्ण, ये सब होते हैं अल्प प्राण। उसके बाद में या, रा, ला, वा, ये भी होते हैं अल्प प्राण। तो हमको ये देखना है कि किस विकल्प में ऐसे वर्ण दिए हुए हैं। देखिए, ये चा है, ये तो पहला वर्ण है चवर्ग का, और यहाँ ये 5वां है। यहाँ हमारा सूत्र कह रहा था कि पहला और 5वां अल्प प्राण होते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर, समझ लीजिएगा, अर्धस्वर, हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। कौन कौन, समझिएगा, या और वा। क्यों कहे जाते हैं? इनका उच्चारण स्वर की तरह, लगभग स्वर की तरह होता है, मतलब पूर्ण रूप से न तो व्यंजन की तरह होता है और न पूर्ण रूप से स्वर की तरह होता है। में देखिए किसी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2 वा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग और आह को कहते हैं। अंग और आह को क्या कहते हैं? प्रकंपी कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अंग और आह को कहते हैं अयोगवाह। इनका योग न तो व्यंजन में होता है और न तो स्वर में होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली कहाँ की बोली है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथिली कहाँ की बोली है? बिहार की, राजस्थान की, पश्चिमी हिंदी की, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, बिहार जो है ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की मैथिली बोली है। 3 बोली मुख्य है, याद करनी है आपको। एक तो मैथिली यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी है मगही, मगही, और एक है भोजपुरी। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोली बिहार की मुख्यतः हैं। मगध क्षेत्र में जो है ये मगही बोली जाती है, और एक भोजपुर क्षेत्र है वहाँ जो बोली जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा भोजपुरी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः ये मुख्य रूप से जो है बिहार की बोली है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञा का विस्तृत रूप क्या है? ज्ञा वर्ण बना है, ये संयुक्त वर्ण है। देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और ये श्रा, श्री जिससे लिखते हैं, श्रीमान, श्रीमती, तो ये श्रा भी संयुक्त है। अब यहाँ पर ज्ञ पूछा गया है, तो ज्ञ जो है इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आधा जा और चाचा जा जा इया, ये इससे मिलकर बना है ज्ञा। समझ गए? देखिए, अब ये
क्षा जो होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किससे मिलकर बना है? ये आधा का और मूर्धन्य श इससे बना है। त्रा किससे मिलकर बना है? ये बना है ता और रा, त्रा। स्रा किससे मिलकर बना है? ये बना है आधा श तालव्य और रा, इससे बना है ये। इस तरीके से हमारे चारों वर्ण जो हैं संयुक्त वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर, देखिए संकर, ये वाला संकर नहीं, एक शब्द होता है शंकर, ये तो शिव के लिए है, शिव शंकर भगवान। और ये है संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, अर्थात मिलावट, नए तरीके से जो तैयार किया गया। शब्द दिए हुए हैं मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, स्कूल और बम वर्षा। देखिए इसमें बम वर्षा जो शब्द है ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये संकर शब्द है। कैसे? बम अंग्रेजी का हो गया और वर्षा हिंदी का हो गया, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बना है वो संकर शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बहुवचन शब्द बताइए। बहुवचन, स्त्री, बाल, पानी, बच्चा। सोचिए 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, बहुवचन कौन सा है इसमें? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बाल। बाल जो शब्द है ये बहुवचन है। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे बाल। एक है दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैंने आपका दर्शन कर लिया, ये नहीं, आपके दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता। क्या आपने हस्ताक्षर कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं कहा जाता, कर दिए, अर्थात हस्ताक्षर जो है बहुवचन है। हाथ से जो अक्षर, दस्तखत, उसमें कई अक्षर बन सकते हैं ना, तो हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है। ऐसे ही बाल बहुवचन है। कुछ ऐसे शब्द होते जो हमेशा एक वचन रहते, जैसे पानी। पानी, चाहे जितना पानी हो, 20 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, पानी पानी ही रहेगा। तो ये इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में भी किया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? मित्रता में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछ रहा है। समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है? तो मित्रता में संज्ञा है भाववाचक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की सबसे सटीक पहचान हम आपको बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, वैसे तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भाववाचक जो होती है उसकी पहचान है, भाववाचक न तो स्पर्श की जा सकती है और न देखी जा सकती है, केवल महसूस की जा सकती है। समझ गए? मित्रता देखी नहीं जा सकती, मित्र देखा जा सकता है। 2 मित्र हैं, उनकी आपस में मित्रता है, 2 व्यक्ति हैं, उनकी आपस में मित्रता है। तो हम व्यक्ति को देख सकते हैं, अर्थात मित्र को देख सकते हैं, लेकिन जो मित्रता है वो एक भावनात्मक स्थिति है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। उसको देखा नहीं जा सकता, न ही छुआ जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो न स्पर्श किया जा सकता, न देखा जा सकता, केवल महसूस, अनुभव किया जाता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में विधिवत आपको पढ़ाएंगे, बड़ी आसानी से आप लोग समझेंगे। हिंदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप यदि समझेंगे तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी अच्छी भाषा, इसका व्याकरण जो है समझिएगा, बस आपका दिमाग केंद्रित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? प्रथम, खड़ी बोली का प्रथम पूछ रहा है, खड़ी बोली का। कवि प्रिया, प्रिय प्रवास, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जो है खड़ी बोली का सबसे पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है, प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ है, कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण मथुरा चले गए और बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण है इसमें। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्रथम काव्य ग्रंथ तो है प्रिय प्रवास, लेकिन अगर खड़ी बोली का प्रथम कवि पूछा जाए, अगर प्रथम कवि पूछा जाए तो फिर ये हरिऔध जी प्रथम कवि नहीं हैं। प्रथम कवि जो हैं, प्रथम कवि यदि पूछा जाए तो वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये जो है प्रथम कवि है खड़ी बोली के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करवाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है, ये आ चुका है, टीटी में आ चुका है। ये ध्यान से समझिएगा। गुजरात के राजा जयभट्ट ने, या राजस्थान के राजा जयसिंह ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या अज्ञेय ने? तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका करवाया था ऑप्शन नंबर 1, गुजरात के राजा जयभट्ट। इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करवाया था अपने शिलालेख पर। कहाँ कराया था? शिलालेखों पर, जो पत्थर पर लिख कर के दीवार वगैरह में लगाए जाते हैं, वो कहे जाते हैं शिलालेख। तो शिलालेख पर इन्होंने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग करवाया था। किसने? गुजरात के राजा जयभट्ट। ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सरल सा प्रश्न है और सभी लोगों को पता होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये देखिए, इसमें ऑप्शन जो हैं वो गलत लिख गए हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस विद्वान के नाम पर द्विवेदी युग प्रचलित हुआ? किस विद्वान के नाम पर द्विवेदी युग? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, और सभी गलत हैं। तो भारतेंद्र युग, भारतेंद्र द्विवेदी, छाया, प्रगत, प्रयोगी, नई कविता, इस तरीके से जो साहित्यिक युग हैं, उनमें से द्विवेदी युग जो प्रचलित हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रचलित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए जो एक शब्द होते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है। युयुत्सा, बुभुक्षा, बुभुक्षु, मुमुक्षा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा शब्द की वर्तनी पर और उच्चारण पर। देखिए, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। क्या मतलब होता है? युद्ध करने की इच्छा। ये युद्ध करने की इच्छा से संबंधित है, युयुत्सा। बुभुक्षा इसका सही होगा। भोजन करने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा, या इसे कह लीजिए भूख, भूख जिसे कहते हैं। और बुभुक्षु क्या होता है? जो भोजन करने की इच्छा रखता हो। ये व्यक्ति से संबंधित हो गया। बुभुक्षु का मतलब भूखा। अब है अगला मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब होता मोक्ष की इच्छा। मोक्ष, समझ गए? मोक्ष की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला यदि पूछा जाए तो हो जाएगा मुमुक्षु। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, मुमुक्षु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
अष्टछाप की स्थापना किसने की? ये प्रश्न कई बार आता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? नंददास ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने या विट्ठलनाथ ने? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये विट्ठलनाथ जो हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 भक्त कवि थे, जिनमें 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। समझ गए? और इसकी स्थापना जो की थी वो विट्ठलनाथ ने की थी। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, दोहा छंद है, सम्मात्रिक है, विसम्मात्रिक है, अर्धसम्मात्रिक है या वर्णिक है? अब समझ लीजिए, ये इसका सही उत्तर है अर्धसम्मात्रिक, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन कैसे? कोई भी छंद हो उसमें मुख्यतः 4 चरण होते हैं, 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोहा जो होता है उसके प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं 13 और दूसरे में होती हैं 11, फिर तीसरे में होती हैं 13 और चौथे में 11। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पर 13 हो गए। निज मन मुकुर सुधार, 11 हो गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, फिर 13 हो गए। जो दायक फल 4, फिर 11 हो गए। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं और इधर तीसरे चरण में 13 और यहाँ पर दूसरे में 11 और चौथे में, माने कि आधा आधा जो है आपस में बराबर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धसम। क्या कहा जाता है? अर्धसम। अर्धसम का मतलब ये हुआ, अर्धसम का मतलब ये हुआ कि आधा आधा, है ना। और चौपाई जो है वो सममात्रिक है, उसमें 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से पूरी चौपाई में 64 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 होती हैं। यहाँ पर इसमें अर्धसम्मात्रिक ये छंद है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कैंची शब्द किस भाषा का है? कैंची, कैंची शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली है, हिंदी है, फारसी है, तुर्की है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, ये तुर्की भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा समय निकाल के इसे। और इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। पूस की रात में एक किसान जो है वो अपने खेत में वहाँ फसल की रखवाली करता है, वहाँ पर बड़ी ठंडक है और उसके साथ में उसका एक पालतू कुत्ता है। कहानी में बड़ा मार्मिक चित्रण है किसान का, पूस की रात। अगला क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आएगा? कौन सा शब्द पहले आएगा ये पूछ रहा है। कमल या कमान या कंकड़ या कोयल? देखिए शब्दकोश से पूछा जाता है प्रश्न, परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आते हैं, शब्दकोश से प्रश्न किए जाते हैं। शब्दकोश का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले उसमें, जैसे वर्णमाला में चलता है अ आ इ ई, कहने का मतलब है वर्णमाला का पहला वर्ण है आ, लेकिन हिंदी शब्दकोश में आ से शब्द नहीं प्रारंभ होंगे, उसमें प्रारंभ होंगे अंग से। किससे प्रारंभ होंगे? अंग से। इसी प्रकार से जब अंग के सब समाप्त हो जाएंगे तब आ से प्रारंभ होंगे, फिर जब आ से सब समाप्त हो जाएंगे तब आ दीर्घ जो है उससे, है ना। फिर ई पर जब आएंगे तो ई पर भी बिंदु रखकर ऊपर अंग वाले अगर कोई शब्द हैं वे लिखे जाएंगे। उसके बाद में सिंपल जो ई है उससे लिखे जाएंगे, फिर दीर्घी जो ई है उससे लिखे जाएंगे। इस प्रकार जब का वाला
का क्रम आएगा तो उसमें सबसे पहले का के ऊपर अंग के बिंदु वाले शब्द आएंगे। कहने का तात्पर्य इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा कंकड़, का के ऊपर अंग लगा इसलिए पहले आएगा। और उसके बाद में कौन सा आएगा? फिर आएगा कमल। कमल कैसे आएगा आप समझिएगा, कमल कैसे आएगा? का के बाद में है माँ और यहाँ का के बाद में माँ है तो एक साथ आना चाहिए, नहीं। इसमें माँ में दीर्घ आ अर्थात बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है और ये है सिंगल, तो पहले जिसमें ह्रस्व आ है आ वो शब्द आएगा। ये जब शब्द समाप्त हो जाएंगे इस कैटेगरी के तब ये दीर्घ माँ वाला चलेगा। और ये तो का में ओ की मात्रा है कोयल, ये तो बहुत कई पेज जब आगे चले जाएंगे आप तब आएगा। ये हिंदी शब्दकोश कभी देखिएगा, हम हिंदी शब्दकोश पर पूरी क्लास लेकर के आएंगे तब आपको विधिवत बताएंगे कि हिंदी शब्दकोश कैसे देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्यासा का भाववाचक संज्ञा वाला सही विकल्प कौन सा है? प्यासा, प्यासा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा वाला कौन सा? प्यासा ये तो हो गया विशेषण, प्यासा व्यक्ति, और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी प्यास। कौन सी होगी? प्यास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। प्यासा देखा जा सकता है, मैंने अभी बताया था पीछे, प्यासा देखा जा सकता है। प्यासा कोई व्यक्ति होगा ना, उस व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन प्यास को देखा नहीं जा सकता, न ही इसे छुआ जा सकता है, स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है, ये केवल भाव है। तो भाववाचक संज्ञा वाला हो गया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 26। सुधा ने चाकू से आम काटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कारक से संबंधित प्रश्न है। अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण, इसमें कौन सा कारक होगा? ये चाकू से अंडरलाइन है, यहाँ पर कारक बताना है। तो देखिए, चाकू से आम काटा गया, आम काटा, क्या काटा? आम, अर्थात आम यहाँ पर कर्म है, काटना क्रिया है, सुधा जो है वो कर्ता है, सुधा ने काटा है ना। और चाकू ये करण के रूप में यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, और साधन के रूप में जहाँ पर प्रयोग हुआ है वहाँ पर होगा करण कारक। क्या होगा? करण कारक। चाकू से आम काटा, करण कारक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निषेध का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम, मना, आज्ञा, विधि, प्रवेश। तो निषेध का होता है विलोम, विधि। निषेध का क्या होता है? विधि। निषेध का मतलब होता है मना, और विधि का मतलब होता है वैधानिक रूप से, अर्थात मना नहीं है, है ना। लिखा होता है प्रवेश निषेध, प्रवेश करना मना है, विधि संगत नहीं है प्रवेश। तो इसका निषेध का विपरीत होता है विधि। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़, देखिए 28 अच्छा प्रश्न है ये। शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, समझिए कौन कौन? रूढ़, और एक होता है योग रूढ़, और एक होता है यौगिक। यौगिक। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ यहाँ पर है पंकज। क्या है? पंकज। योग रूढ़ का पहले समझिए। रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है जो मूल शब्द, जैसे कहा गया पुस्तक, हाथ, कलम, पानी, किताब, मेज, कुर्सी, ये सब हो गए हैं रूढ़ शब्द, जो मूल शब्द हैं, रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ उनको कहते हैं यौगिक। अब समझिएगा, यौगिक, यौगिक उनको कहते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं।
जो दो शब्दों के, जैसे विद्यालय, ये है विद्या और धन आलय, इसमें एक शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय, समझ गए, विद्या के लिए आलय, यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ भी यौगिक शब्द ही होता है, यौगिक शब्द ही योग रूढ़ होता है। उसमें सिर्फ अंतर इतना है, उसका अर्थ किसी एक शब्द एक वस्तु के लिए उसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज, पंक का अर्थ होता है, समझिएगा यहाँ पर पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और जा का अर्थ हो गया जन्म लेना। जो कीचड़ में जन्म लेता है वो होता है पंकज, और पंकज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल को। अब केवल कमल को ही पंकज कहते हैं। अगर पंकज कहा जाए तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है कि कमल, पंकज मीन्स कमल। लेकिन अगर कोई मेढक जन्म लेता है कीचड़ में, वो पंकज नहीं है, बिल्कुल पंकज होगा। अगर कोई मछली कीचड़ में, कोई केचुआ कीचड़ में, या और अन्य बहुत जीव जंतु हैं ऐसे जो कीचड़ में, गीली ज़मीन में, पानी में अंदर वहाँ जन्म लेते हैं, वो सब पंकज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर पंकज शब्द जो है वो केवल कमल के ही अर्थ में लिया जाता है, इसलिए योग रूढ़ हो गया। ये उस पर योग होके रूढ़ हो गया, योग तो हुआ लेकिन उसके लिए रूढ़ हो गया, अटल हो गया, बिल्कुल एक जगह पर केंद्रित हो गया, एक अर्थ पर, एक वस्तु पर। इसलिए इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2, पंकज योग रूढ़ शब्द है, इसमें पंकज। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 29, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम 6 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पूरे सर्वनाम हम पढ़ाएंगे आपको, आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ढंग से समझेंगे और ऐसा समझेंगे, मैंने जैसा कि लिखा है कि पढ़िए ऐसा जो याद रहे, हमेशा हमेशा याद रहेगा आपको सर्वनाम। ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो उसके भेद होते हैं पुरुषवाचक के 3। उन सर्वनामों में से एक सर्वनाम होता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के अंदर 3 काइंड होती हैं। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उसके बाद में होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये 3 काइंड होती हैं, 1 2 3। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कमुदिनी। देखिए ये 4 प्रकार से शब्द लिखा हुआ है, इसमें सही बताना है, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा इसको, बिल्कुल मस्तिष्क में छप जाना चाहिए आपके ये शब्द, हमारे सभी विद्यार्थियों के। और ये बिल्कुल गलत करके नहीं आना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कुमुदिनी। 4 वर्ण हैं, चारों में मात्राएं लगेंगी, बस इतना ही याद रखिए। देखिए कु इसमें भी मात्रा, मु इसमें भी, और दी इसमें भी, और ना इसमें भी नी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। ये बिल्कुल सही है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।